ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं और मंद बुद्धि बालक पर भी यहाँ पर चर्चा करी जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 बहुत शानदार चैप्टर बेटा, यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक प्रभावी अगर आप मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कौशल होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कक्षा 12 के लिए, जो बिहार बोर्ड में बहुत मनोविज्ञान से बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं अपने संपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं और जो आप जहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं संपूर्ण आपके सिलेबस टोटल जो आपके 9 चैप्टर हैं उन सबको लेकर आया हूं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से सब टॉपिक हैं, उन सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर जिसका नाम होता है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर जो आपको पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में जो कवर कराया जाएगा उसमें होगा मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं मानव व्यक्तिगत विभिन्नताएं में, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सभी का मूल्य अलग अलग होता है, सभी का मूल्य अलग अलग होता है, शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, शारीरिक बनावट भी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बेटा इन सभी के बारे में जो स्टडी करा जाएगा मानव गुणों की विभिन्न, और यहां पर साथ ही साथ मानव के जो मूल्यांकन की विधियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। इसके बाद हम लोग आएंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। बुद्धि शब्द को किसने दिया था, बुद्धि की जो सिद्धांत दी गई है उनके बारे में, बुद्धि की पर्यायवाची क्या है, भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि संबंधी विचार, इसके बारे में भी जो यहाँ पर पास थ्योरी दिया गया है, पास के बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। और बुद्धि के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, तीनों प्रकार के बारे में भी चर्चा करी जाएगी। आगे बढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत है। स्पीयरमैन का सिद्धांत, इन्होंने 2 तत्व का और त्रितत्व का सिद्धांत दिया है। थ्रस्टर ने जो आपका तत्व दिया है समूह कार्य की सिद्धांत दिया है। यहां पर गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। स्टर्नबर्ग का त्रिचापी सिद्धांत, दास नागलिरी एवं किर्बी का जो सिद्धांत दिया गया, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर। इसके बाद हम लोग सृजनात्मकता के पढ़ेंगे। सृजनात्मकता जिसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, सृजनात्मकता के तत्व क्या होंगे, सृजनात्मकता की पहचान कैसे करेंगे, सृजनात्मकता के परीक्षण आदि के बारे में चर्चा करी जाएगी। सृजनात्मकता एवं बुद्धि या अनुवांशिकता एवं सृजनात्मकता के बारे में यहां पर चर्चा करी जाएगी। आगे मैं बात करूंगा अभिक्षमता क्या होता है। अभिक्षमता, अलग अलग व्यक्तियों की अभिक्षमता अलग होती है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो वह उसकी अभिक्षमता के अनुसार बन पाता है। अलग अलग व्यक्तियों की जो स्किल होती है उसी के कारण हो पाता है। इसकी परिभाषा क्या है, आयु क्या है, अभिक्षमता परीक्षण के जो प्रकार हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग प्रतिभाशाली बालक पर और यहाँ पर मंद बुद्धि बालक पर भी यहाँ पर चर्चा करी जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आते हम लोग सेकंड चैप्टर पर आएंगे। सेकंड चैप्टर क्या कहता है बेटा, सेकंड चैप्टर आत्मा और व्यक्तित्व की बात करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आत्म क्या है, स्व की अवधारणा क्या है, आत्म संप्रत्यय क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। स्व के विकास में व्यक्तित्व अन्यता या सामाजिक अन्यता क्या है, स्व के कितने पक्ष हैं, जो 7 पक्ष होते हैं, 7 पक्षों के बारे में चर्चा करी जाएगी। स्व के नियंत्रण और नियमन के रेगुलेशन के बारे में, भारतीय परंपरा में स्व क्या है जिसको हम लोग आत्मा से प्रदर्शित करते हैं, आत्मा से बताते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। और व्यक्तित्व से संबंधित जो शब्द है, पर्सनालिटी शब्द ना, उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। और यहाँ पर व्यक्तित्व से संबंधित जो सिद्धांत हमारा हो जाएगा, इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। प्रकारवादी उपागम क्या है, शील गुण क्या है, मनोगत्यात्मक क्या है, उत्तरवादी फ्राइड, मानवतावादी और व्यवहारवादी उपागम, जितने भी उपागम दिए गए हैं सबके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद व्यक्तित्व में व्यक्तित्व संबंधी संस्कृति में संबंध, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। त्रिगुण जो होती है, त्रिगुण जो है रजस तमस और रजस गुण, तमस गुण और एक रजस तमस और एक गुण है, तीन गुण है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व निर्माण के निर्धारक कौन कौन से होंगे, व्यक्तित्व के मापक कौन होंगे, और भारत में व्यक्तित्व के परीक्षण कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे जिसको हम लोग समायोजन कहते हैं। समायोजन की अगर मैं बात करूं, समायोजन का अर्थ क्या होता है, समायोजन की परिभाषा क्या होती है, अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, समायोजन के अनुसार ही हम लोग समाज में कहीं पर भी ढाल लेते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जहां पर कोई व्यक्ति या मनुष्य जो है अपने आप को वातावरण या पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। इसके 3 क्षेत्र होंगे यहाँ पर, शैक्षणिक, व्यवसायिक, संवेगात्मक। किशोर और वृद्धों में समायोजन की क्या क्या समस्याएं हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इसी में हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबल, स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, प्रतिबल का अर्थ क्या होगा, इसके स्वरूप की चर्चा करेंगे। व्यथा एवं सकारात्मक प्रतिबल की चर्चा करी जाएगी। प्रतिबल के जो 4 स्रोत होते हैं, 4 स्रोत जो हैं जिसमें चिंता, कुंठा, संघर्ष और दबाव आता है, इनके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे। स्ट्रेस
यहाँ पर आपका कौन कौन से कारण है, तो पर्यावरणीय कारक है, विध्वंसक कारक और मानव जनित कारक। यहाँ पर जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं आपको इसको देखकर समझ सकते हैं कौन कौन से कारक हो जाएंगे। यहाँ पर सामाजिक प्रतिबल है, जैसे विवाह विच्छेद हो जाना, बहुत सारी सामाजिक घटनाएं। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिबल के समाधान में कार्योन्मुख समाधान है, संवेग केंद्रित समाधान और आत्मरक्षात्मक समाधान पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रतिबल एवं स्वास्थ्य में संबंध क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा जो WHO के अनुसार परिभाषा दी गई है, WHO के अनुसार जो परिभाषा दी गई उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य और स्वस्थ बोध के बारे में और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली के बारे में भी चर्चा करी जाएगी। चैप्टर नंबर 4 पर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 बहुत आसान से चैप्टर है बेटा। असामान्यता क्या है, यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर असामान्य व्यक्ति की बारे में बात करी जा रही है। असामान्य व्यवहार की विशेषताएं क्या होती हैं, असामान्यता की कसौटियां, विभिन्न दृष्टिकोण क्या होते हैं, असामान्यता की जो प्रकार है उसके बारे में, असामान्यता और सामान्य में जो अंतर होता है, मात्रा का जो अंतर होता है, यहाँ पर भी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे अपने टॉपिक में। असामान्यता के कारण क्या है, जैविकी कारण है, दोषपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकास और सामाजिक कारण, इन कारणों को भी हम लोग कवर कर रहे होंगे अपने सिलेबस में, जो डिटेल से हम लोग सिलेबस को अंदर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग बात करेंगे आगे। यहाँ पर मनोविकारों का वर्गीकरण, यहाँ पर हम आपको चिंता मनोविकार पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको दुर्वृत्ति क्या है, फोबिया क्या है, इसके बारे में, ओसीडी ओसीएन क्या होता है, मनोग्रस्ता बाध्यता मनस्ताप क्या होता है, दैहिक आधार पर मनोविकृतियां क्या होती हैं, मादक द्रव्य सेवन से संबंधित जो विकार होता है क्या होता है, मनोविकारों का वर्गीकरण। यहाँ पर मनोविच्छेदी विकृति क्या है, व्यक्तित्व संबंधी मनोविकृति, व्यवहार संबंधी मनोविकृति, मनोभाव है, मनोविदिता या PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन सबके बारे में बेटा चर्चा करी जाएगी। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 बहुत शानदार चैप्टर बेटा, यहां से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। मनोचिकित्सा की प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। मनोचिकित्सा के उद्देश्य क्या होते हैं, मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है मनोरोगी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करना होता है। इसके बारे में यहाँ पर जो चिकित्सात्मक संबंध है मनोचिकित्सात्मक, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे विधियां कुछ दी गई हैं। पहला मनोविश्लेषण विधि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड द्वारा, व्यवहार चिकित्सा वाटसन द्वारा, आरंभक के द्वारा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा मानवतावादी मैस्लो के द्वारा, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, इन सभी के पर हम लोग चर्चा करेंगे। औषधिजनक बेहोशी द्वारा विश्लेषण और बाकी वैकल्पिक चिकित्सा में योग है, ध्यान है, रेकी है, इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे अपने टॉपिक में। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट मनोविकार के जो वर्गीकरण है, मनोविच्छेदी विकृतियां और लास्ट में आपका व्यक्तित्व संबंधी विकृतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर मानसिक रोगियों का पुनर्वास कैसे होगा, इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर चैप्टर पर, मनोवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान क्या होता है, जिसको हम लोग रवैया या व्यवहार बोलते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति का अर्थ क्या है, मनोवृत्ति की परिभाषा क्या है, मनोवृत्ति की विशेषता क्या है, मनोवृत्ति के निर्माण के जो कारक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मनोवृत्ति परिवर्तन के जो कारक हैं, मनोवृत्ति एवं व्यवहार और मनोवृत्तियों के अनुरक्षण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। छवि निर्माण क्या होता है, छवि निर्माण के लिए जो SOD, जिसको सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन जो होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में रूढ़ियुक्तियां क्या होती है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, रूढ़ियुक्तियों का अर्थ और उसकी व्याख्या को कर रहे होंगे हम लोग। रूढ़ियुक्तियों की विशेषता क्या होती है, रूढ़ियुक्तियों का मानव व्यवहार पर प्रभाव क्या होगा, रूढ़ियुक्तियों के निर्माण को प्रभावित वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर रूढ़ियुक्तियों और पूर्वाग्रह में अंतर क्या होगा, इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल से चर्चा हम लोग क्लास में कर रहे होंगे। यहाँ पर पूर्वधारणा की यहाँ पर भूमिका क्या होती है। अगर मैं बात करूं पूर्वधारणा की परिभाषा क्या होगी, भारत और अन्य देशों में पूर्वधारणा की जो धारणाएं बनाई गई हैं, इससे क्या होगा, भारत में पूर्वधारणा का निर्माण कैसे होगा, भारत में पूर्वधारणाओं को नियंत्रित करने या दूर करने के उपाय, पूर्वधारणा एवं भेदभाव के बारे में भी हम लोग कर रहे होंगे। सामाजिक संज्ञान है, इसी में सामाजिक संज्ञान भी आता है। सामाजिक संज्ञान जहां से हम लोग समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। सामाजिक संज्ञान होगा कारणों का गुणारोपण और सामाजिक या समाज उपयोगी व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद 7 नंबर चैप्टर आएंगे, जहां पर हम लोग ग्रुप के बारे में कर रहे होंगे। एक या जहां पर 2 व्यक्तियों का योग जो होता है क्या कहलाता है, योग कहलाता है, समूह कहलाता है। समूह के स्वरूप के बारे में, परिभाषा के बारे में, समूह के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में, समूह निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से उनके बारे में, व्यक्ति किसी समूह का सदस्य क्यों बनना चाहता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर समूह निर्माण की अवस्थाएं, समूह निर्माण की जो 4 अवस्थाएं, 4 स्टेज जो हैं, 4 स्टेज जो हैं कौन कौन से, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर समूह की जो विशेषताएं होती हैं, समूह की बनावट, समूह के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर समूह में प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसको किसने, कुली के द्वारा दिया गया। कुली के पूरे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्राथमिक समूह में अंतर क्या होगा द्वितीयक समूह में। इसके बाद अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में बात करूँ, समनर के द्वारा दिया गया। समनर के द्वारा जो दिया गया था, इसके बारे में औपचारिक अनौपचारिक समूह सशक्ति, समूह सोच में सशक्ति के प्रतिकूल प्रभाव, सामाजिक अंतःक्रिया है, जैसे अनुरूपता क्या होगा, अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन क्या है, अनुपालन क्या है, आज्ञा पालन, इन सब से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आज्ञा पालन मिलग्राम द्वारा दिया गया पहला अनुप्रयोग था।
नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इसी में सहयोग और तथा प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करेंगे, समूह संघर्ष के बारे में, अंतर समूह संघर्ष क्या होता है, मुजफ्फर शरीफ का प्रयोग जो किया गया है सामाजिक अंतःक्रिया पर, इसको हम लोग देखेंगे, सामाजिक अन्यता का पहचान, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, समूह के व्यवहार पर समूह का प्रभाव, यहाँ पर हम लोग इन सारी टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बेटा जहां पर हम लोग मनोविज्ञान और जीवन की बात कर रहे होंगे। मनोविज्ञान और जीवन क्या होता है, आइए हम लोग इन पर चर्चा करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर शोरगुल क्या है, नॉइस, ताप, यूं प्रदूषण पर व्यवहार पर प्रभाव क्या पड़ेगा, मानव के व्यवहार पर। इसमें भीड़ क्या होता है, भीड़ और भीड़ का घनत्व तो क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के बारे में, चारागाह की विभिन्नता के बारे में, मानव निर्मित वातावरणीय परिवर्तन जो हो रहा है, पर्यावरणीय परिवर्तन इसके बारे में, उत्तरदायित्व पर्यावरणीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, अवशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन के बारे में हम लोग बात करेंगे, हरित प्रभाव तथा नाभिकीय संकट और सामाजिक समस्या के बारे में हम लोग बातें कर रहे होंगे। सामाजिक समस्या क्या बेटा, वंचना हो जाएगा ना, असुविधा, वंचना मतलब किसी को धोखाधड़ी करना ना, धोखा देना, असुविधा या अहित और भेदभाव, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अर्थ, कारण और नियंत्रण के उपाय को, गरीबी को भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। आक्रामकता एवं हिंसा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र शांति से संबंधित, शांति क्या है, अर्थ क्या है, इन सब टॉपिक्स को, और स्वास्थ्य का भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 और लास्ट चैप्टर होगा बेटा आपके मनोविज्ञान का। एक प्रभावी अगर आप मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कौशल होना चाहिए। सबसे पहला स्किल आपके अंदर कॉम्पिटेंस यानी क्षमता होनी चाहिए, वैज्ञानिक मानसिकता आपकी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए, निरीक्षण की योग्यता होनी चाहिए, अंतर्व्यक्ति संवेदनशीलता में लोगों के प्रति अधिकार एवं सम्मान का आदर भी होना चाहिए, कल्याणकारी सोच आपकी होना चाहिए, नए विचारों के लिए खुलापन भी होना चाहिए। जितने भी टॉपिक है मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार कौशल, संचार कौशल का मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रभावी बोलना है, प्रभावी ढंग से सुनना है, संचार में भाषा के लिए भूमिका जो निभाती है, अशाब्दिक संचार है, संचार एवं तकनीकी आदि जितने भी चीजें आपको देख रहे हैं, संचार क्रांति के लाभ है, संचार क्रांति के परिणाम, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं सबके बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा। परामर्श कौशल जिसको हम लोग बोलते हैं, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछता है परामर्श कौशल के बारे में। परामर्श कौशल की परिभाषा को हम लोग देखेंगे, परामर्श कौशल की प्रक्रिया क्या है, परामर्श और साक्षात्कार में अंतर क्या होता है, परामर्श एवं सलाह में अंतर क्या होता है ना, परामर्श और निर्देशन में अंतर क्या होता है। तो ये जितने भी परामर्श और शिक्षण में क्या अंतर होता है, परामर्श और मनोचिकित्सा में क्या अंतर होता है, सारे अंतर को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। इसके बाद परीक्षण कौशल, टेस्टिंग स्किल क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, परीक्षण प्रशासन प्रक्रिया संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तत्व होंगे, जैसे यहाँ पर परीक्षण संचालन से संबंधित मूलभूत तत्व हैं, परीक्षण चयन के लिए दिशा निर्देश आदि टॉपिक्स में हम लोग कवर कर रहे होंगे। साक्षात्कार कौशल, यह भी एक महत्वपूर्ण कौशल होता है जो एक मनोवैज्ञानिक के अंदर देखने को मिलता है कि उसका जो है इंटरव्यू वगैरह, जो साक्षात्कार वगैरह कैसे लिया जा रहा है। साक्षात्कार की समुचित परिभाषा पर चर्चा करेंगे, साक्षात्कार विधि के गुण की बात करेंगे, साक्षात्कार के चरण और साक्षात्कार की योजना बनाम, यहाँ पर इंटरव्यू की बात हम लोग करेंगे, बनाना, इंटरव्यू बनाना, ठीक है, यहाँ पर योजना बनाना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल हो जाएगा, यानी किसी वस्तु को देखकर आप उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में महत्वपूर्ण और तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, प्रेक्षण के जो उपागम है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट टॉपिक आपको मैं समानुभूति और आत्म अनुशासन, सहानुभूति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, यानी इंपैथी यानी समानुभूति, समानुभूति की विशेषताएं और आत्म अनुशासन की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये जो मैं इतना आपको बताया बेटा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कक्षा 12 के लिए, जो बिहार बोर्ड में बहुत मनोविज्ञान से बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से सेशन को देखने के लिए हमारे विद्याकुल परिवार से जुड़े सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद।